हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे वनस्पति संसाधन की। हम बात कर रहे थे वनस्पति संसाधन। इसके अंदर हम चर्चाएं कर रहे थे। हमने वनस्पति वेजिटेशन रिसोर्सेज हम चर्चा कर रहे थे। इसके अंदर इसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए थे। हम इसके प्रकार और वितरण को पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने प्रकार देखे थे 8, जिसमें से हमने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन प्रकार की बात कर ली थी। और हमने दूसरा जो प्रकार लिया था, पहला प्रकार हमने चर्चा की थी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन। हमने दूसरी बात की यहाँ पे मानसूनी वन। देखो मानसूनी वन है, उसके अंदर हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी, जिसमें इसकी विस्तार को पढ़ लिया था। इसमें इसका विस्तार देखा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में किन किन देशों में है। जैसे हम बात करें इनके देशों की मानसूनी जलवायु, दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला क्षेत्र है, जिसमें सुमात्रा जावा इंडोनेशिया वाला क्षेत्र भी है। इसमें भारत का क्षेत्र भी आता है, इसमें चीन भी आता है, इसमें यूएसए का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा आता है, पश्चिमी द्वीप समूह भी आते हैं। इसके अंदर ब्राज़ील का दक्षिणी भाग आता है और इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग भी आता है। इसके अंदर हमने इसकी जलवायु पढ़ी थी। उस जलवायु में हमने देखा था कि 90% जो वर्षा होती है यहाँ पर मानसूनी वनों के लिए वो होती है मानसूनी पवनों से। जो पवने हैं हमने डिटेल से बात की थी। कौन सी पवने हैं? यहाँ पे ग्रीष्मकाल और शीतकाल दोनों में अलग अलग प्रकार की जो पवने चलती हैं, उसके अंदर हमने चर्चाएं की थी कि उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में जो पवन चलती है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन, और दक्षिणी गोलार्ध में जो चलती है दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन। जब दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन भूमध्य रेखा को पार करती है तो अपने दाएं हाथ की ओर घूम जाती है, और दाएं हाथ की ओर घूमेगी तो उसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से हो जाएगी। तो उस पवनों को ही दक्षिण पश्चिम पवन प्रवाह कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस होती है, ये कंडीशन जो बनती है वो ग्रीष्म काल में बनती है। तो ग्रीष्मकालीन जो पवनें होती हैं हम एक बार और देख लेते हैं। इसमें देखो यहाँ पर ये बातें आपको आनी चाहिए वैसे, क्योंकि आपने लास्ट ईयर में सब पढ़ ली थी। यहाँ पे ये जो पवनें आ रही हैं उत्तरी पूर्वी व्यापारिक, यहाँ से आ रही हैं दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक, ठीक है। तो यहाँ से जो पवनें आ रही हैं ये उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं हाथ की ओर घूम जाती हैं, और घूम जाएंगी इसका मतलब इसकी दिशा हो जाएगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो इन पवनों को हम कहते हैं दक्षिण पश्चिमी पवन प्रवाह है। तो यहाँ पर ये जो पवनें हैं, यहाँ से ये पूरा का पूरा भाग जो है ये पानी वाला भाग है। इसमें यहाँ पे देखें अरब सागर है, यहाँ पर देखें बंगाल की खाड़ी है। ये पूरा क्षेत्र हिंद महासागर कहलाता है। इसी के दो भाग हैं यहाँ पे, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पे ये जो पवनें हैं, अगर कोई भी पवन है वो पवन अगर समुद्री क्षेत्र के ऊपर से गुजर रही है तो वहाँ से नमी को धारण कर लेगी और अपने साथ में उस नमी या आर्द्रता को ले जा कर के आगे जहाँ पे भी टकराएगी वहाँ पे क्या कर देगी, वर्षा कर देगी। तो यहाँ पर ये जो पवन है इस भाग से आर्द्रता को लेकर जाएगी और जहाँ पर इसको टकराने की जगह मिलेगी वहाँ पे टकराएगी, क्योंकि जो ऊंचा भाग मिलेगा वहाँ पे टकराती है और टकराने से यहाँ पे क्या हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी। तो जिन जिन क्षेत्रों में वर्षा होगी वो कब होगी, ये कंडीशन कब बनती है, जब सूर्य
उत्तरायण होता है, और जब सूर्य उत्तरायण का मतलब उत्तरी गोलार्ध में चमकता है कर्क रेखा पर, तो उस टाइम में यहाँ ग्रीष्म काल होता है। तो ग्रीष्म काल में जो पवन चलती है इसकी दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम से, और यहाँ पे जो वर्षा होगी वो इन्हीं पवनों से होगी। तो इन पवनों को मानसून इसलिए कहते हैं कि साल में ये 2 बार अपनी जगह यानी रास्ता बदल लेती हैं। यहाँ पे गर्मियों में ये इस दिशा में जाएगी और सर्दियों में इस दिशा से वापस लौटेंगी, तो लौटता हुआ मानसून हम कहते हैं। जब शीतकाल होता है तो ये पवनें इस स्थल भाग से चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो स्थल भाग में यहाँ पे इसको कोई आर्द्रता नहीं मिलेगी, क्योंकि जलीय क्षेत्र नहीं है, ये स्थल भाग है, तो इसको नमी नहीं मिलेगी। तो वहाँ से ये आर्द्रता शुष्क पवन के रूप में आएगी, और शुष्क पवन वर्षा कैसे कर पाएगी? तो वहाँ अगर इसको आर्द्रता मिल जाती है तो ये आर्द्रता मिलने वाले स्थानों से जैसे ही यहाँ पे टकराएगी तो यहाँ पे क्या कर देगी? वर्षा कर देगी। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जो पवनें समुद्री क्षेत्र से निकलती हैं तो वो अपने साथ आर्द्रता लेती हैं, और जो ऊंचे भाग से टकराएगी वहाँ पे ये वर्षा कर देती हैं। तो यहाँ पे ये पवन ग्रीष्म काल में चलती है। तो ग्रीष्म काल में यहाँ पे क्या होगी? वर्षा होगी। जो भी मानसूनी वन पड़ रहे हैं वहाँ पे गर्मियों में वर्षा होती है, और शीतकाल क्या होता है? शुष्क होता है। इसीलिए यहाँ पे 90% जो वर्षा होगी, यानी कि 10% की बात नहीं कर रहे हैं। 10% की इसलिए नहीं कर रहे कि हम अपने भारत में ही देखें तो यहाँ भारत में भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवातों से यहाँ मावठ भी होती है, कुछ मात्रा में क्या होती है? मावठ भी हो जाती है। और कुछ यहाँ पे दिसंबर जनवरी में यहाँ पे अपने भारत का कोरोमंडल जो तट है, इस तट पे और अंडमान निकोबार पे क्या हो जाती है? वर्षा। वो किस लिए होती है कि शीतकाल में जो पवन लौट रही होती है तो यहाँ बंगाल की खाड़ी से यहाँ से आर्द्रता को धारण करेगी, और यहाँ पे जो अंडमान निकोबार द्वीप है और ये कोरोमंडल से आते हुए यहाँ पे टकराएगी, और टकरा के क्या कर देगी? वर्षा। लेकिन भारत से जो लौटता हुआ मानसून है वो 2 जगह ही वर्षा करेगा। एक तो करेगा यहाँ तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है उस पे कर देगा, शीतकाल की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पे वर्षा कर देगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ ग्रीष्म काल में वर्षा होती है, यानी मानसूनी जो वर्षा होगी वो कब होगी? जो अब सीज़न चल रहा है वो वर्षा का सीज़न है, और ये गर्मियों का टाइम है। तो इस टाइम में यहाँ पे क्या होती है? वर्षा होती है। जब शीतकाल होगा तो वर्षा की मात्रा नहीं होगी, और नहीं होगी तो यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो यहाँ अपने अंदर नमी को बचाए रखने के लिए अपने पत्तों को नीचे गिरा देते हैं। अगर पत्ते नहीं गिराएंगे तो उसके जो अंदर नमी है वो नमी पत्तों से होकर के वाष्पोत्सर्जित हो जाएगी, जिसके कारण वो पेड़ सूख जाएगा। तो वो अपनी नमी को बचाने के लिए अपने पत्तों को क्या कर देता है? गिरा देता है, और उसके अंदर नए पत्ते फूट पड़ते हैं। कब फूटेंगे? जब वर्षा स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम चर्चाएं कर रहे हैं इस भाग में। तो वर्षा होगी तो ये भाग फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जलवायु है, उस जलवायु में 90% जो वर्षा होगी वो वर्षा इन पवनों के कारण होती हैं। पवनें कौन सी होंगी? मानसूनी पवन, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। तो हमारे यहाँ जो वर्षा होगी वो ग्रीष्मकालीन पवन के कारण ही होगी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस क्षेत्र की मानसूनी की। यहाँ पे 90% जो वर्षा होगी इन पवनों से होगी। यहाँ का टेम्परेचर आपको बताया था 27 डिग्री ग्रीष्मकाल में होता है, और शीतकाल में 10 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में होता है। ये इसका क्लाइमेट है, किसका? मानसूनी वनों का। और मानसूनी वनों का ये वाला क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है। यहाँ पे भी कुछ मात्रा में इसके तट वाले क्षेत्र होंगे। तो यहाँ पे हम इसके वृक्षों को लेंगे। यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष होते हैं? जैसे हम बात करें यहाँ पे साल होता है, यहाँ पर सागवान भी होता है, यहाँ पर पीपल भी होता है, और यहाँ पर बरगद भी होता है, जामुन होता है, यूकेलिप्टस होता है, यहाँ पर पलास होता है। आप
पलाश वृक्ष है उसको याद रख लेना, जंगल की ज्वाला भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस जो पलाश वृक्ष है इसके जो फूल होते हैं वो फूल अग्नि के समान होते हैं, यानी अग्नि का जो कलर होता है इनके फूलों का वही होता है। अगर दूर से आप इसके फूलों को देखोगे तो आपको यहाँ जंगल में आग लगी हुई सी नज़र आएगी, तो इसको जंगल की ज्वाला भी बोला जाता है। किसको? पलाश को बोला जाता है। याद रखना, जो वृक्ष हम बता रहा हूँ ये वृक्ष वहाँ होंगे जहाँ पर 150 सेंटीमीटर वर्षा होगी, क्योंकि हमने मानसूनी जो पवने हैं इसके कारण जो वर्षा हुई इसका औसत कितना लिया था? 150 सेंटीमीटर। इससे पहले जो हमने प्रकार पढ़ा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वाला, उसके अंदर हम 200 सेंटीमीटर वर्षा की चर्चा की थी, लेकिन इसमें 150 सेंटीमीटर है। अगर ये वर्षा की मात्रा कम हुई, अगर यहाँ पे वर्षा की मात्रा 7500-150 सेंटीमीटर के मध्य है तो वहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ पैदा होगी। यहाँ पे वृक्ष नहीं होंगे, वहाँ पे कंटीली झाड़ियाँ होंगी जिसमें बबूल है, यहाँ पे खेजड़ी है, ये वाले जो वृक्ष हैं यानी कंटीले धोकड़ा के वृक्ष हैं वो सब कहाँ पे होंगे? 7500-150 सेंटीमीटर वर्षा वाली क्षेत्र में होंगे। तो यहाँ पे हम इसकी चर्चा भी कर रहे हैं कि यहाँ पर 75 और 150 के औसत रूप में जो वर्षा होगी वो मानसूनी क्षेत्रों में होती है, तो वहाँ पे 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ये वृक्ष मिलेंगे आपको, और 75 से 150 सेंटीमीटर के मध्य वाले क्षेत्रों में आपको धोकड़ा कंटीली बबूल वाले वृक्ष मिलेंगे। तो आपको ये चीज़ें इसमें ध्यान में रखनी है। इसकी विशेषता मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। ये वृक्ष ग्रीष्म काल में तो हरे भरे रहते हैं और शीतकाल में अपने पत्ते गिरा देते हैं, इसलिए इनको पर्णपाती वृक्ष भी बोलते हैं। इसको पतझड़ या पर्णपाती वृक्ष भी बोलते हैं। इनकी लकड़ी भी क्या होती हैं? कठोर होती हैं। वर्तमान समय में इन वृक्षों की कटाई ज़्यादा होने लग गई, जिसके कारण इसके क्यों होने लग गई? क्योंकि मानव जो समुदाय है इन वृक्षों की कटाई कर रहा है और उन क्षेत्रों में कृषि कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी लकड़ी कठोर भी है। एक ही प्रजाति के वृक्ष यहाँ पे झुंड में मिल जाते हैं, जिसके कारण इनकी कटाई कर लेते हैं और इनको बेच देते हैं। यहाँ पर इसकी चर्चाएं हम मोटा मोटा कर ली है, यानी मानसूनी जलवायु आपको ध्यान में रखनी है और हमने 2 प्रकारों की बात कर ली है। अब तीसरा प्रकार हम ले रहे हैं उष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पति। हम इसकी चर्चा करेंगे। अभी हम तीसरा जो प्रकार ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। यहाँ पे तीसरा प्रकार है उष्णकटिबंधीय सवाना घास क्षेत्र या वन। देखना, इसको समझना। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय वो क्षेत्र हैं कर्क रेखा से मकर रेखा के आसपास वाला। तो यहाँ पे हम चर्चाएं कर रहे हैं इसके विस्तार की। यहाँ पे हम इसका विस्तार लेंगे, तो यहाँ पे इसके विस्तार को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि आपको अगर डिटेल से आपको ज़्यादा समझना है तो मैप से समझो इसको। 0 डिग्री वाला क्षेत्र है, 0 डिग्री से यहाँ पे एक रेखा गुजरती है भारत के मध्य से, इस रेखा को कर्क रेखा बोलते हैं। इसके आसपास वाला क्षेत्र भारत 8 डिग्री तक है, 8 डिग्री से, और 30 डिग्री जो क्षेत्र है नॉर्थ लैटिट्यूड वाला, तो इसके मध्य में यहाँ पे जो वनस्पति है वो वनस्पति यहाँ पे सवाना प्रकार की होगी। इस भाग में जो वनस्पति है वो किस रूप में होगी? सवाना रूप में। ये दोनों रूपों में है, ये 0 डिग्री के दक्षिण में भी है और उत्तर में भी है। तो यहाँ पे हम चर्चाएं कर रहे हैं उष्णकटिबंधीय सवाना घास भूमि की। यहाँ पे हम बात करें इसके विस्तार की, 8 डिग्री से लेकर के और ये 30 डिग्री तक इसका विस्तार है दोनों गोलार्धों में।
तो यहाँ पे देशों की हम चर्चाएं करें तो इधर आ जाओ, यहाँ पे एक महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। यहाँ पे जो महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका, इसका ब्राज़ील जो देश है उस ब्राज़ील में इस घास भूमि को, यानी जो सवाना घास भूमि है, इसको यहाँ पे कंपोज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंपोज। इस कंपोज भूमि यानी इसका विस्तार ब्राज़ील में भी है, इसका विस्तार यहाँ गिनी तट है। ये जो खाड़ी है यहाँ पे, ये खाड़ी क्या है? गिनी की खाड़ी, और गिनी खाड़ी के पास में यहाँ गिनी तट है। इस तट पर भी सवाना घास की भूमि मिलती है। और यहाँ पे कांगो है, युगांडा है, अंगोला जो देश हैं, इनमें भी सवाना घास भूमि मिलती है। इसके आगे बढ़ते हैं तो इसके आगे हमारा जो भारत वाला भाग है, इसमें भी सवाना वनस्पति मिलती है। यहाँ पर इस घास की भूमि को कटिंगा बोला जाता है। यहाँ पे क्या बोलते हैं? यहाँ पे कटिंगा बोलते हैं। यानी कि ब्राज़ील में हमने चर्चा की तो ब्राज़ील में इसको कंपोज बोलते हैं, और अफ्रीका में इसे घास की भूमि को, यानी कौन सी घास की भूमि को? सवाना घास की भूमि को क्या बोलते हैं? कटिंगा बोलते हैं। यहाँ पे आगे की बात करें भारत की, तो भारत में इसी घास को हाथी घास बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? हाथी घास। वो क्यों बोलते हैं वो चर्चा कर लेते हैं अभी। यहाँ पे म्यांमार बर्मा में भी ये घास मिलता है। कौन सा? सवाना घास। यानी पहले बर्मा बोलते थे, आज के टाइम में इसको म्यांमार बोलने लग गए। तो यहाँ पे इन क्षेत्रों में इनका विस्तार है। कौन से क्षेत्र हो गए? उष्णकटिबंधीय सवाना घास की भूमि वाले। तो यहाँ पे ब्राज़ील, यहाँ गिनी खाड़ी, कांगो, युगांडा, अंगोला जो देश हैं उनमें, और यहाँ भारत का क्षेत्र है, इधर म्यांमार वाला क्षेत्र है। तो ऑस्ट्रेलिया का कुछ भाग है, उसमें भी सवाना वनस्पति मिलती है। तो ये जो क्षेत्र हैं, तो यहाँ ये सवाना घास भूमि के विस्तार वाला क्षेत्र है। यहाँ पे वर्षा की मात्रा क्या होती है? कम होती हैं। जो ये क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र सदाबहार जो वनस्पति हमने पढ़ी थी, वो सदाबहार वनस्पति 0 से 10 डिग्री के मध्य पढ़ी थी हमने। तो उसके आसपास जो क्षेत्र है, ये कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? 8 डिग्री से, और उसका विस्तार कितना था? 10 डिग्री। तो ये पास वाला क्षेत्र है। तो ये सदाबहार वनस्पति के पास का क्षेत्र है। इसीलिए यहाँ पे 3 प्रकार के वृक्ष मिलते हैं। यहाँ पे हम अगर बात करें, यहाँ टेम्परेचर तो खूब होता है। यहाँ पे शीतकाल में 18 डिग्री के पास में होता है, और यहाँ पे 32 डिग्री टेम्परेचर ग्रीष्मकाल में होता है। वर्षा की मात्रा 75 सेंटीमीटर के आसपास या कम होती है। यहाँ पे ज़्यादा वर्षा नहीं होती। जिन क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा होगी, और वो क्षेत्र कौन से होंगे? ज़्यादा वर्षा वहाँ होगी सदाबहार वनस्पति के पास में। यहाँ विषुवत रेखा के पास में 8 डिग्री के पास वाला क्षेत्र होगा, वहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगी। तो वहाँ पे झाड़ियाँ कम होती हैं, यानी झाड़ियों के एवज में या घास के एवज में वृक्ष हो जाएंगे। अगर जहाँ कम वर्षा होगी वहाँ पे घास या झाड़ियाँ हो जाएंगी। तो आपको इस क्षेत्रों को याद रखना है। यहाँ पे 3 प्रकार के घास मिलते हैं। यहाँ पे जो वृक्ष की बात करें, जलवायु की हमको बता दी है। जलवायु में वर्षा औसतों में भी क्षेत्र के पास है। टेम्परेचर आपको बता ही दिया मैंने, 32 डिग्री ग्रीष्मकाल में, और शीतकाल में 18 डिग्री के आसपास का क्षेत्र होता है, उसमें 18 डिग्री टेम्परेचर होता है। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं प्रमुख वृक्षों की। तो यहाँ के जो वृक्ष हैं, वो वृक्ष 3 रूपों में होते हैं। एक रूप तो इसमें होता है वुडलैंड घास भूमि। वुडलैंड घास भूमि, इसमें पहला प्रकार ये है। वुडलैंड घास भूमि वो क्षेत्र होते हैं जहाँ सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। सदाबहार वनस्पति होती है, उसके पास में यहाँ पर वृक्ष होते हैं। तो वो समाना घास भूमि है, उसी के वृक्ष होते हैं, वहाँ पे घास नहीं होता। दूसरी बात हम बात करें इसमें, यहाँ पर सवाना घास की बात करें तो सवाना घास जो होता है, यहाँ पे कंपोज बोलते हैं, यहाँ पे कटिंगा बोलते हैं, यहाँ पे हाथी बोलते हैं। इसकी लंबाई इस घास की लंबाई 1.6 से 4.5 मीटर तक होती है। यानी इसकी जो हाइट होती है वो खूब होती है 4.5 मीटर तक। यानी कि
इसकी लंबाई अपने यहाँ अगर यहाँ देखें तो 1.6 से 4.5 मीटर तक किसकी होती है, अफ्रीका में सवाना घास की होती है। घास की बात कर रहे हैं, झाड़ियों की बात कर रहे हैं, तो ये घास है वो उसकी लंबाई ये होती है, यानी सवाना में घास लंबा होता है। यहाँ पर यानी कि जो अफ्रीका महाद्वीप है इसमें ये लंबाई है, यानी कि इधर देखेंगे दक्षिण अमेरिका की तरफ देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील में इस घास की लंबाई 1.6 मीटर होती है। अगर यही बात हम देखें अपने भारत में, तो अपना भारत का जो हिमालय क्षेत्र है, अपने भारत में जो हिमालय वाला भाग है, यहाँ पे हम देखें ये हिमालय वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में ये जो हिमालय पर्वत है, ठीक है, इसके दक्षिण में जो ये तराई वाला क्षेत्र है, तराई कब आएगी, 3 क्षेत्रों को पार करने के बाद में पहले भाबर आएगा, ठीक है, उसके बाद तराई आएगी, ठीक है। तराई वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो दलदली भूमि होती है, और अपने भारत का जो तराई क्षेत्र वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, यानी यूपी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे तराई प्रदेश है भारत का, तो उस क्षेत्र में दलदली भूमि होती है। और दलदली भूमि में वहाँ पर जो सवाना वनस्पति उगती है, सवाना घास जो उगती है, उस घास की यहाँ पे जो लंबाई है वो लंबाई 3.6 से 4.5 मीटर की है। याद रह जाएगा, भारत में इसकी लंबाई कितनी है, 3.6 से 4.5 मीटर की है। तो यहाँ पे इसकी ये लंबाई होती है। तो जो हाथी है वहाँ पे हाथियों की संख्या ठीक है, तो वहाँ पे जो हाथी इस घास में चढ़ते हैं तो वो नज़र नहीं आते, तो वो नज़र नहीं आएंगे। तो पहले इस घास का नाम ही क्या रख दिया था, हाथी घास। तो यहाँ पर इस सवाना वनस्पति को हाथी घास कहा जाता है। यहाँ पे हमने इसकी चर्चा कर ली है। इसकी विशेषताओं में हम चर्चा करेंगे तो इसके जो विशेषताएं, यहाँ पे झाड़ियाँ ज़्यादा हैं, यहाँ पे झाड़ियाँ ज़्यादा हैं, और यहाँ पे ये जो वनस्पति हैं उन वनस्पति में जो कीट पतंगे होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो कीड़े मकोड़े वहाँ की मवेशियाँ जो हैं, जो यहाँ दूध देने वाले जो जानवर हैं, उनके लिए खतरनाक यानी हानिकारक हैं। ये बातें हम इसके अंदर कर ली है, ठीक है। तो हमने 3 प्रकार को पढ़ लिया है। पहला प्रकार हमने देख लिया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन वाला देख लिया, उसका वितरण देख लिया, ठीक है। दूसरा हमने देखा मानसूनी वन वाला। तीसरा हमने देख लिया यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सवाना घास क्षेत्र, जिसमें हमने इसकी विस्तार की चर्चा कर ली है। भूमध्य रेखा के 8 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश दोनों गोलार्धों में इसकी ये जो सवाना क्षेत्र है दोनों पाए जाते हैं, नॉर्थ गोलार्धों में। और आगे हम इसका विस्तार में जलवायु देखा, तो जलवायु में इसमें कितनी वर्षा होती है, कितना टेम्परेचर होता है, और यहाँ पे प्रमुख वृक्षों में कौन कौन से वृक्ष होते हैं। वृक्ष कहाँ पे होंगे, जहाँ सदाबहार वाला क्षेत्र है, तो सदाबहार वाले यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन जो जहाँ पे थे उसके आसपास में यहाँ पे झाड़ियाँ या घास नहीं पाई जाती, वहाँ पे उसके बजाय वृक्ष ज़्यादा मिलते हैं। और दूसरे क्षेत्र जो होता है सवाना घास वाला, जिसमें गिनी तट भी आता है, जिसमें युगांडा भी आता है, जिसमें कांगो भी आता है, जिसमें अंगोला भी आता है, उन क्षेत्रों में यहाँ पे घास ज़्यादा पाए जाते हैं या झाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, वृक्ष कम होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे जो लास्ट में जो सवाना उद्यान है वहाँ पर जैसे भारत में है, तो इस क्षेत्र में इसे तीसरे प्रकार जैसे ये सवाना घास हो गया, सवाना उद्यान हो गया, तो उद्यान में इसकी लंबाइयों के बारे में हम देख लिया था कि भारत में इसको क्या कहते हैं और वहाँ पे इसको क्या कहेंगे। तो ये जो क्षेत्र हैं ये क्या है, पूरा सवाना घास का ये वाला क्षेत्र, ये बेल्ट है, ठीक है। अगला प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भूमध्य सागरीय कृषि वन या वन मान लो, वनस्पति मान लो कि भूमध्य सागरीय वनस्पति कहाँ पे हैं, उसका विस्तार कहाँ पर है। भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ थी, हमने जलवायु पढ़ी थी, उस टाइम में हमने देखा था कोई उसका विस्तार क्या है, उसकी क्लाइमेट क्या है, उस टाइम में वर्षा कब होती है, वो सारी की सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही।